हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना और उप विषय है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। यदि हमें किसी भी विषय का लेसन प्लान बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग को जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अब जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होती है देखते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य योजना संख्या है 13। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश, कालांश यानी कि पीरियड। अब जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा, कक्षा है 9, विषय है सामाजिक विज्ञान और आज का प्रकरण है जलवायु, ठीक है। उसके बाद अवधि, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद है दिनांक। यहाँ पे दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में, तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। आप जब सैंपल कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखेंगे, जलवायु नहीं लिखेंगे। आप जब प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से, तब आप सैंपल कार्य पर जलवायु लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पे आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा, ये सभी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। और तीसरा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक तत्वों का ज्ञान कराना, ठीक है। और चौथा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा, वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है छात्र जलवायु के बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र जलवायु को वर्गीकृत कर सकेंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्र जलवायु के बारे में पढ़ने में रुचि विकसित कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, व्याख्या सह चर्चा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि और समस्या समाधान विधि, ठीक है। उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्रों को जलवायु के बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ठीक है, और कोई गलतियां भी नहीं होगी। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है, ठीक है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होंगे, यानी कि इसमें क्रिस क्रॉस मेथड चलेगा। मतलब कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे और छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, कर्क रेखा किस देश को 2 भागों में बांटती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे भारत। यहाँ पे देखिए, छात्र छात्रा उत्तर देते हैं भारत। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न छात्राध्यापक करेंगे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न करते हैं, भारत की जलवायु पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे मानसूनी हवाओं का, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, मानसूनी हवाओं को क्या कहा जाता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे जलवायु, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जलवायु यहाँ पे आ गया, यह हमारा प्रकरण था। उसके बाद प्रकरण आने के बाद छात्राध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है
टॉपिक का, वो सब प्रस्तुतिकरण पार्ट में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है, पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे इसमें वो सब लिखना है। ठीक है, उसका दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप, यानी कि क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब यहाँ पे लिखेंगे। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य। ठीक है, उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे जलवायु परिचय। ठीक है, और जलवायु के बारे में जो परिचय देंगे छात्राध्यापक वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बताते हैं। एक विशाल क्षेत्र में रहे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। ठीक है, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तथा वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। ठीक है, उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लिखेंगे। और श्यामपट कार्य पर जो छात्राध्यापक पढ़ाए उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जलवायु का परिचय, पहला पॉइंट है मौसम तथा जलवायु के तत्व, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता का वर्णन है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है। तीसरा पॉइंट है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे मानसूनी जलवायु। ठीक है, उसका शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे उसे छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए छात्राध्यापक क्या बताते हैं भारत की जलवायु को निम्नलिखित 6 कारक प्रभावित करते हैं। पहला अक्षांश, दूसरा ऊंचाई, तीसरा वायुदाब एवं पवन, चौथा समुद्र से दूरी, पांचवा महासागरीय धाराएं और छठवां उच्चावाच। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर जो लिखा जाता है उसे श्यामपट कार्य पर भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला अक्षांश, दूसरा ऊंचाई, तीसरा वायुदाब एवं पवन, चौथा समुद्र से दूरी, पांचवा महासागरीय धाराएं और छठवां उच्चावाच। ठीक है, तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे अक्षांश। अक्षांश के बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए अक्षांश, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। ठीक है, अब श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ाए उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अक्षांश, पहला पॉइंट देंगे कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण में पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। और दूसरा पॉइंट देंगे देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर दूसरा पॉइंट देंगे ऊंचाई। तो ऊंचाई के बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं ऊंचाई, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, जहाँ हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड पड़ती है। ठीक है, अब श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा है उसे श्यामपट कार्य पर भी शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ऊंचाई, पहला पॉइंट लिखेंगे हिमालय पर्वत की ऊंचाई 6000 मीटर है, जहां भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है। उसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, जहां हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद छात्राध्यापक बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें छात्राध्यापक बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग को क्या कहा जाता है। तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे, उत्तर देंगे उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है,
उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न पूछते हैं, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? तो छात्र छात्र क्या उत्तर देंगे? उत्तर देंगे 6000 मीटर। ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे वायुदाब एवं पवन, और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित है। पहला है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, दूसरी है ऊपरी वायु परिसंचरण, और तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षम एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है। और भारत उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्चदाब पहियों से उत्पन्न होता है। ये दक्षिण की ओर बहती कोरियोसिस बल के कारण दाहिनी और विलेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती है, इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। भारत वायुदाब एवं पवन अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। ठीक है। अब श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है वायुदाब एवं पवन, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं। पहला पॉइंट है वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, दूसरा पॉइंट है ऊपरी वायु परिसंचरण, और तीसरा पॉइंट है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उसके बाद लिखेंगे भारत उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने वाली क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। उसके बाद पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है एवं बहती है। इस तरह श्यामपट कार्य पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। इसी के साथ प्रस्तुतिकरण समाप्त करेंगे। यदि आप इससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। आप 45 मिनट में जितना भी पढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ाए उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे और लिखेंगे, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही उपजाऊ है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, और छठवां है उच्चावच। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ अच्छा ही है। यदि उनके पूछे गए प्रश्न का बच्चे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया वो चैप्टर। इसमें आप मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है जलवायु किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को अभ्यास करने का मौका मिले और हमें पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न देंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक का वर्णन करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।